हमने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया, तो हम ले दे के एक नाम लेते हैं, राइट ब्रदर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है ये आविष्कार। 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया। और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है। तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जहाज बना और उड़ा, 120 फीट तक गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने उसको उड़ाया। लेकिन अभी दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। मराठी व्यक्ति थे। अगर आप मुंबई से परिचित हो तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है, उसको चीरा बाजार कहते हैं। वहां उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की। एक गुरु के सानिध्य में रह के संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भरद्वाज है। महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई विमान शास्त्र की। सबसे पहली पुस्तक महर्षि भरद्वाज की है विमान शास्त्र की। और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है, सबसे पुरानी पुस्तक वो 1500 साल पुरानी है। महर्षि भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए। तो महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र पे सबसे ज्यादा शोध किया। ये जो शिवकर बापूजी तलपदे थे, इनके हाथ में महर्षि भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई, विमान शास्त्र। उस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा। उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के 8 अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है। 8 अध्याय। और वो कहते हैं कि 8 अध्याय में 100 खंड हैं जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है। फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे। आप इस बात को जरा फिर से सुनिएगा। एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उस पर इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है। ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज ने। माने 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर। और उस पुस्तक के बारे में तलपदे जी लिखते हैं कि ये 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं। विमान शास्त्र में 3000 श्लोक हैं। और वो कहते हैं, आप जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो तकनीकी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो महर्षि भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, मुझे देर में समझ में आई। 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के। माने एक विमान बनाने के 32 तरीके, 2 विमान बनाने के 32 तरीके, 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में है विमान शास्त्र। 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। कितना बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से और पढ़ पढ़कर परीक्षण किए और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया। और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया
और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोर्ट में। तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके, वो गए उस विमान को देखने के लिए। ऐसे 20 बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया। और हैरानी की बात यह थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया, उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। माने आप समझिए कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है। और ये बात 1895 में हो रही है, आज की दुनिया की बात नहीं हो रही। और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतारकर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया। माने वो विमान टूटा नहीं, उसमें आग लगी नहीं, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं, उड़ा 1500 फीट तक गया, फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ में तलपदे जी को कंधों पर उठा लिया। महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए इनाम की घोषणा की, एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दूंगा। और गोविंद रानाडे जी जो थे वहां पर, उन्होंने घोषणाएं की, बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की। तलपदे जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूं, मुझे पैसे की कुछ जरूरत है, आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? अंग्रेजों की एक कंपनी थी, उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके। वो आई उनके पास, तलपदे जी के पास, और तलपदे जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए। तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आपके पास पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है, लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिजाइन दे दीजिए। तलपदे जी भोले भाले सीधे साधे आदमी मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। उस समझौते में रैली ब्रदर्स जो कंपनी थी, इसने क्या किया, पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया और ड्राइंग ले ली, डिजाइन ले ली, और उसको लेकर ये कंपनी लंदन चली गई। और लंदन के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राइंग और वही डिजाइन फिर अमेरिका पहुंच गई। फिर अमेरिका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई। फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया और तलपदे जी का नाम सारी दुनिया भूल गई। तलपदे जी की गलती क्या थी? उनको चालाकी नहीं आती थी, ज्ञान तो बहुत था उनके पास। ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है 12-15 साल में, कि हमको सब ज्ञान आता है, सब तकनीकी आती है, सब आता है, चालाकी नहीं आती। एक वो गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये भारतवासियों पे फिट है बिल्कुल। और ये अंग्रेजों को और अमरीकियों को कुछ नहीं आता, सिर्फ चालाकी आती है। उनके पास ना ज्ञान है, ना उनके पास कोई आधार है, उनको एक ही चीज आती है, चालाकी। और चालाकी में वो नंबर 1 है। किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले, उसकी चालाकी करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो। ये हुआ। शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है कि विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया, 1903 में बनाया, 17 दिसंबर को दिखा। उससे कई साल पहले, अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था। अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से
कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए। और रैली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेईमानी और बदमाशी की थी समझौते के बाद, उसका उस कंपनी को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि समझौता करने के बाद बेईमानी की थी। हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए, वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चालाकी हमने सीखी होती, थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती, तो ये विमान बनाने का श्रेय तलपदे जी के नाम ही रहता। ये रैली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुंचना ये नहीं हो पाता। और बाद में तलपदे जी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। उनकी तो मृत्यु के बारे में भी शंका है, उनकी हत्या की गई और दर्ज कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविष्कार होने की संभावना हो, बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूंढें, खोलें और फाइल को फिर से देखें तो पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। हम चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तलपदे जी की हत्या की जांच हो फिर से, और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को सारी दुनिया में मान्यता मिले कि राइट ब्रदर से 8 साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया। और एक दो छोटी बातें बताता हूं हमने जो दुनिया को दी हैं। मैं थोड़ा खगोल शास्त्र के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। हम खगोल शास्त्र के बारे में कोई भी ज्ञान, जैसे सौर मंडल है, सूरज है, पृथ्वी है, सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं, ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं, इन सब के बारे में जो भी ज्ञान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बचपन से, तो दो ही नाम हम जानते हैं, एक तो कोपरनिकस और दूसरा गैलीलियो। पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई आकर्षण है, पृथ्वी और सूर्य के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकर्षण है, ये सारा ज्ञान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं। आपको याद होगा, एक तो कोपरनिकस, दूसरा गैलीलियो। कोपरनिकस के ज्ञान के आधार पर हम पढ़ते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूमने से ये होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमने से ये होता है। ये सब बचपन से हम पढ़ते आए कोपरनिकस के नाम से या तो गैलीलियो के नाम से। अभी पता चल रहा है वो ये कि कोपरनिकस और गैलीलियो तो पैदा भी नहीं हुए थे, उसके हजारों साल पहले ये ज्ञान और ये सूत्र और ये सिद्धांत भारत के सामने प्रस्तुत किए थे एक महान व्यक्ति, उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज स्थित है और स्थिर है, पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ये सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया। उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिए, उन सूत्रों के आधार पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली गई और आप हैरान हो जाएंगे, महर्षि आर्यभट्ट ने जो दूरी निकाल के दे दी, वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनौती नहीं दे पाया, आज तक नहीं दे पाया। जितनी दूरी उन्होंने बता दी, उतनी ही दूरी आज के वैज्ञानिक बताते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की। और तीसरी महत्व की बात महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है ये निरापद नहीं है, इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है, ब्लैक होल थ्योरी। आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी। ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है, स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल थ्योरी। लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले विवर हैं और वही उसके जीवन का कारण है।
इसके बाद और एक महत्व की बात जो सारी दुनिया में महर्षि आर्यभट्ट ने बताई, जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं, वो ये कि हमारा जो सूर्य है और सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों की जो स्थिति है, तो सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित हैं। वो चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सारी दुनिया को सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने बताया है। और इससे भी गहरी बात मैं आपसे कहता हूं, महर्षि आर्यभट्ट ने पता नहीं कैसे हजारों साल पहले कोई दूरबीन बनाई होगी, तभी ये बता सकते, नहीं तो सवाल ही नहीं। महर्षि आर्यभट्ट ने बताया कि शनि के 5 उपग्रह हैं, पूरी दुनिया को पता चला। उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोधित किया और कहा कि नहीं, शनि के 7 उपग्रह हैं, 5 नहीं है 7 है, और गिनकर बताए उन्होंने। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये गर्व की बात कि महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनि के 7 उपग्रह हैं, आज के वैज्ञानिक 8वां उपग्रह नहीं खोज पाए अभी तक शनि का, वो 7 पे ही अटके हुए, और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि 8वां उपग्रह है ही नहीं। होता तो वो खुद ही बता के चले गए। अब मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि शनि के 7 उपग्रह को खोज लेना कैसे संभव है। बिना दूरबीन के तो सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। इसका माने बहुत साफ है कि महर्षि आर्यभट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दूरबीन बनाई होगी और उससे देखकर यह बताया होगा, और सारी दुनिया में दूरबीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा होगा। महर्षि आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी पुस्तक है, बृहद संहिता उसका नाम है, और एक दूसरी पुस्तक है आर्यभट्ट संहिता उसका नाम है। इन दोनों पुस्तकों में सैकड़ों नहीं हजारों सूत्र हैं सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंधों के बारे में। और आप जानते हैं, सबसे पहले दुनिया में ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, इस तिथि को होगा, इस दिनांक को होगा, इस साल में पड़ेगा, ये सारे के सारे ठीक गणनाएं सबसे पहले शुरू किया